दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। जैसा कि गुरुवार को जो सबसे चर्चित दिन था बिहार की राजनीति में, जहाँ पर कि अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, वो यही था कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव घोषित होंगे या ना हो। महागठबंधन के जो ने चुनावी अभियान का आगाज़ किया था वो वोट चोरी के खिलाफ अभियान से शुरू किया था और वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी एक महानायक के तौर पर पेश हुए, जो कि वोट चोरी पकड़ने के अपने आप को उन्होंने दावे किए। हालांकि उन्होंने कानूनी रूप से कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन उनकी जो उस यात्रा के सारथी थे तेजस्वी यादव, जो कि महाराष्ट्रीय गठबंधन जो दल है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े दल के रूप के नेता के रूप में वो जनता के सामने मुखातिब हैं और लालू यादव परिवार की परंपरा को अपने पिता और माँ के बाद अब खुद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने जनता के सामने रूबरू होने के लिए लालायत थे। लालायत कहना शब्द तो वो थोड़ा छोटा पड़ता है, बल्कि इतने बेताब थे कि उन्होंने 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो मतदान होने वाले 2 चरणों में, उसमें जनता का जनादेश प्राप्त किए बगैर ही खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर लिया था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। यानी जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी वोट अधिकार यात्रा के दौरान दिख रही थी, वो जो है वो नदारत दिखी। और नदारत क्या दिखी कि बीच में हालत ये हुई कि जो महागठबंधन जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मुख्य सहनी की पार्टी जो है वीआईपी पार्टी या सीपीआई एमएल या सीपीआई जैसे वामपंथी दलों के साथ में मिलकर और कुछ छोटे दलों के साथ में गठजोड़ करके 243 सीटों पर लड़ने का जो मंसूबा साध रहे थे, वो आंकड़ा सबने अपनी अपनी सीटें घोषित कर दी। वोट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है अंततः तय नहीं हो पाया और आखिरी में हालत ये हुई कि जब नामांकन पत्र दाखिल हो गए तो वो संख्या जो है 243 से ऊपर 255 हो गए। यानी एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जो है कुछ हद तक चरितार्थ होते दिखने लगी। और इधर कांग्रेस जो कि 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी और 19 सीटों पर आ गई थी, वो उस पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं, कर्णधार हैं गांधी परिवार के, नेहरू गांधी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी, वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बिहार में उनको और ज़्यादा सीटें चाहिए। इस चीज़ को लेकर रस्साकसी शुरू हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी अभी भी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 52 से 99 सीटों तक उन्होंने जो कांग्रेस के सफ़रनामे को आगे बढ़ाया था, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में करारी हार के बाद भी वो उस कहना चाहिए उस खुमारी से बाहर नहीं निकले, बल्कि वो उन्होंने उन महाराष्ट्र सारे चुनाव को वोट चोरी का मामला करार देके उस पर पानी फेरने की कोशिश की। मैंने यानी कि जब लोकसभा में जब वो 99 में पहुँचे तब वोट चोरी नहीं हुई थी, लेकिन जब वो हार गए तो वोट चोरी हो गई। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब नहीं है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो वो चूँकि राहुल गांधी जो है एक नेता के बजाय एक एक्टिविस्ट के रूप में ज़्यादा नज़र आते हैं, एक एनजीओ एक्टिविस्ट की ऐसी भूमिका में दिखते हैं। तो उन लोग का जो कर्तव्य होता है वो उसका निर्वहन कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के साथ में सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है, जो कांग्रेस के अंदर जो है, जो युवा पीढ़ी है उसमें छटपटाहट और इसको बढ़ा रही है, वो ये है कि जब तक राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो किसी और को नहीं बढ़ने देंगे। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाय बाय किया, टाटा बाय बाय करके वो केंद्र में संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री बनकर बैठे हैं और बहुत मोदी की आंखों के नूर हैं वो। आप अगर जाइए वहाँ पर जतिन प्रसाद को, तो उन्होंने
क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो कि कद्दावर ब्राह्मण नेता थे उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे उन्होंने भाजपा का पल्लू थाम कर जो है योगी जी की कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। मिलिंद देवड़ा के पुत्र जो है मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, वो शिवसेना एक सिंधे में आ चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि जिन्होंने कि कांग्रेस से अपना दामन इसलिए छुड़ा लिया कि जब तक राहुल गांधी नहीं बढ़ेंगे तो हम भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब जो युवा चेहरों के नाम पर कांग्रेस के पास में बचे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में जैसे जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंघार हैं, ऐसे नेता हैं जिनको कि दिल्ली की लालसा नहीं है। सचिन पायलट आज भी छटपटा रहे हैं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने चुनाव जिताया था 2018 का, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन वो छटपटा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल बजा सकें। लेकिन राहुल गांधी का आलम ये है कि वो न सिर्फ अपनी पार्टी की जो युवा पीढ़ी है, बल्कि वो अपने सहयोगियों की युवा पीढ़ी को भी आगे नहीं आने देना चाहते। इसी के चलते आपको याद होगा कि राजशेखर रेड्डी के जो निधन के बाद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उनकी अचानक एक हादसे में मौत हुई। तो जगन रेड्डी को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जगन रेड्डी ने फिर अपनी अलग कांग्रेस YSR कांग्रेस बना के मुख्यमंत्री पद का धारण कर लिया। ममता बनर्जी भी इसी तरह छोड़ के तृणमूल कांग्रेस छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पर पेंच ये फंसा था बिहार में कि राहुल गांधी को ये कतई मंजूर नहीं था कि तेजस्वी यादव के चेहरे को सामने लेकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा लालू परिवार और ख़ासतौर से लालू और तेजस्वी की जिद थी कि मुख्यमंत्री तो जो है, भले ही हम यादव और मुसलमानों के वोटों पे जीतते हों, लेकिन मुख्यमंत्री तो लालू परिवार से ही होगा। वो लालू परिवार में जाहिर तौर पर उन्होंने बड़ा भाई जो इसका पहला हकदार था तेज प्रताप सिंह यादव, उनको उन्होंने पहले ही पार्टी तो छोड़ी, परिवार से ही बहिष्कृत कर दिया। वो अपनी एक इकलौती पार्टी बना के इकलौते प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं। बहरहाल हालत ये हो गई थी कि सारे कांग्रेस ने अपने 60 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, वीआईपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, CPI-ML ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, 143 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी आ गए। इन सब आने के बावजूद भी जो है ना तो सीटों का कोई फार्मूला औपचारिक डिक्लेयर हुआ और ना मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुआ, और कांग्रेस और जनता दल के बीच में अबोलेपन की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन उस अबोलेपन को दूर करने के लिए फिर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को भेजा, और अशोक गहलोत ने लालू जी से मिलके, और इस बात पर लालू यादव को कहना चाहिए कि वो अगर पुत्रमोह सोनिया गांधी का है तो उनका भी है, लालू यादव का भी, कि वो जो है आज सजा याफ्ता है, पैरोल पर हैं, उम्र उनके साथ नहीं है, तो वो अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाकर जाना चाहते हैं। ये उनकी हसरत है। और ऐसा कि आगे चल के आप चुनाव प्रचार में आप देखेंगे भी, जिस तरह से कि तेजस्वी यादव जो अपना नामांकन भरने पहुँचे तो लालू यादव जो कि ठाट बाट से जाया करते थे, वो व्हील चेयर पर अपने बेटे का फॉर्म भराने पहुँचे। तो एक पदलिप्सा होती खुद की होती है और एक अपने पुत्रों की, संतानों की होती है। तो वो उसी लिप्सा के चलते लालू यादव किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यानी कि महागठबंधन चुनाव के पहले ही वो जो है टूटने की कगार पर जा पहुंचा था। और चुनाव के बाद अगर उसको कोई महागठबंधन कहने लगे चुनाव प्रचार के दौरान, कहा भी जाएगा, जैसा कि वो कहा भी जाता रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन अब बहरहाल तय हो गया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हैरत की बात मैं आपसे ये फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के अंदर कितनी जिद्द जुनून है कि ना गांधी परिवार में ना गांधी परिवार के बाहर उनके आगे कोई नहीं रहेगा। तो जब अशोक गहलोत की मौजूदगी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में बतौर घोषित किया गया, तो आपके राहुल गांधी उसमें मौजूद नहीं थे।
जब आप 16 दिन तक उनके साथ में यात्रा कर सकते थे, तो एक दिन पटना में आके औपचारिक रूप से जो गठबंधन दलों के प्रमुख घटक दल के मुखिया के रूप में राहुल गांधी तो शामिल हो सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते थे पार्टी अध्यक्ष के नाते, लेकिन नहीं हुए, अशोक गहलोत ही आए। तो ये सब दर्शाता है कि भले ही तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित कर दिया गया हो, लेकिन बिहार में भी महागठबंधन के अंदर खेला हुआ बाकी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के समय चुनाव के समय नारा लगाया था विधानसभा चुनाव में पिछले कि खेला होवे, तो खेला वहाँ पे भी होवे वाली स्थिति है। अब बात आई तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर, तो प्रशांत किशोर जो कि जनस्वराज पार्टी के एक बहुत ही एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में उभरे। जिस तरह से आज के दौर में जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति के बीच में एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का जरिया तैयार हो रहा है, उसी तरह वहाँ पर 35 साल से चलती दो परिवार, एक लालू परिवार, एक नीतीश कुमार, इनके बीच में चलती हुई जो राजनीति है उसके बीच में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल चेहरे के रूप में प्रशांत कुमार उभरे हैं। 3 साल में उन्होंने जिस तरह से जी तोड़ मेहनत की है, तो प्रशांत किशोर के तर्क बहुत दमदार हैं। क्या एक नौवीं फेल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे? उन पर सवाल दागे पत्रकारों की ओर से, वो मतलब दागे गए या उन पर कहा गया कि ये सवाल पूछे उनसे कि उन्होंने एक पासवान, उन्होंने जो अपने कहा कि हमने बहुत काबिल लोगों को टिकट दिए, 90% प्रत्याशी नए हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, लेकिन उनमें एक चेहरा है 5वीं जो परीक्षा तक पढ़ा हुआ है, पासवान समाज यानी दलित समाज से है, उसको प्रत्याशी बनाने को लेकर भी सवाल हो रहा है कि आप खुद 5वीं क्लास के बच्चों को देते हैं या टिकट देते हैं और 9वीं फेल होने का तमगा लगा के आप तेजस्वी यादव को खारिज करते हैं। तो प्रशांत कुमार ने बहुत साफ साफ कहा कि पासवान को हमने विधायक का प्रत्याशी जरूर बनाया क्योंकि संविधान में शैक्षणिक कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री 9वीं फेल हो। और फिर उन्होंने दूसरी बात और एक और कही जो बहुत, जो वहाँ के बिहार के जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके बीच में अपील करेगी कि कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक हालत, आर्थिक हालत, माली हालत को देखते हुए अगर नहीं पढ़ पाया तो उसकी बात समझ में आती है, जैसा कि पासवान के मामले में वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन लालू यादव तो 2 मुख्यमंत्री और 20 साल तक राजनीति करने वाले, जिनकी बेटियां जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सरकारी कॉलेज से डिग्री लेकर डॉक्टर बन गए, डॉक्टर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सब सामने है। वहाँ सिर्फ ये दलील दे के तेजस्वी यादव कैसे बच जाएंगे कि वो क्रिकेट खेलने में मशगूल थे, इस कारण से जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाए, जबकि उनका दिल्ली में आर.के. पुरम में जो है DPS स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन 9वीं पास नहीं कर पाए वो। तो जब उनके पास सारे साधन सब कुछ मौजूद था, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर पाए? और तेजस्वी यादव कोई बहुत महान क्रिकेटर तो हुए नहीं भारत के, बिहार में शायद रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल हो गए थे वो, लेकिन भारत में जवाहरलाल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने की इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है और क्रिकेट भी खेला है देश के लिए और विश्व के कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, कई तरह के कीर्तिमान उनके नाम पर हैं। तो आप सिर्फ इस बात से, इस दलील से नहीं कह सकते हैं। तो ये 9वीं फेल का मुद्दा कि 9वीं फेल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बात तो प्रशांत किशोर से लेके NDA तक के घटक दल उठाएंगे। अब तेजस्वी यादव किस तरह से इसका मुकाबला करते, सिर्फ ये कह के कि नीतीश कुमार उम्रदराज हो चुके हैं, शारीरिक मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, लेकिन NDA ने साफ कर दिया है क्योंकि बीजेपी ने पूरी NDA की कमान जो कि अब तक नीतीश कुमार के हाथ में दिया, बीजेपी ने
खासतौर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं ने अपने हाथ में ले लिए और ये कह दिया कि अब वो कमांडिंग ड्राइविंग सीट पर बैठ के वो एनडीए की गाड़ी का संचालन बिहार में करेंगे। वो जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियों का प्रोग्राम उनका बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये चुनाव जो है वो अमित शाह वर्सेस तेजस्वी यादव होगा। बीजेपी तो और एनडीए तो अपना चेहरा कभी भी चुन लेती है, किसी को भी चुन लेती है, तो चेहरे की कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो एनडीए के जो दागी मंत्री हैं, सम्राट चौधरी जैसे, जो कि जिसका प्रशांत किशोर कहते हैं कि 7 हत्याओं के बावजूद जो है वो सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र लगा के वो नाबालिग थे, बच निकले, या अशोक चौधरी जिन्होंने पहले मैट्रिक की डिग्री दाखिल की थी, अगले चुनाव में उन्होंने डॉक्टरेट कर ली, या दिलीप जायसवाल जैसे नेता जिन्होंने कि दूसरों की ज़मीनें हड़पी हैं, वो सब सारे आरोप अभी निकले हैं और भी निकलेंगे। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का हो गया है और जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की जो प्रशांत कुमार बात कह रहे हैं और उसको दबाने के लिए दोनों ही दल चिंतित हैं, महागठबंधन भी और एनडीए भी। तो अब उन सब के बीच में प्रशांत किशोर कितनी मजबूती से खड़े रह सकते हैं, जितना कि वो पिछले 3 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, या वो बूथ लेवल तक जाके जब वो आपके अपने सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट कराते हैं, वो तंत्र को कितना कायम रख पाते हैं, ये बहुत निर्णायक चीज़ होगी। इसका फैसला 14 नवंबर को होगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशांत कुमार किंग बनेंगे या तेजस्वी किंग बनेंगे, या तेजस्वी या एनडीए का कोई भी किंग बनेगा तो उसमें प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका लायक सीटें जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे। ये तमाम सवाल जो है अब इनका दौर बहुत तेज़ी से चलेगा और अब आप समझ लीजिए कि बिहार के चुनाव ने अब गति आज के बाद से जो पकड़ी है, तो अगले 10-15-20 दिन जो है 15-20 दिन जो है बिहार में रोज़ नए चीज़ों के खुलासे होंगे, नई चीज़ें सामने आएंगी और बिहार की जनता को तय करना है कि 35 साल तक वो जिस जकड़न के बीच में कहीं लालू का जंगल राज हो या सुशासन बाबू का जो आखिरी 5 साल में जो भ्रष्ट नौकरशाहों का जो दबदबा रहा है, बोलबाला रहा, उनकी शारीरिक अवस्था का फ़ायदा उठाते हुए इन सब के बीच में जनता किसको चुनती है, ये 14 नवंबर को तो आ ही जाएगा। और बिहार की अगली सरकार अच्छी बने, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए बने, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक सरकार बने। एक पत्रकार के नाते अपन सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। हम फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।